अच्छा बच्चों, बात हो रही थी एडवांस पे। एडवांस का जो मामला था उसके अंदर मैंने आपसे जो है ना 3 चीजें जेर बहस लानी थी। एक बात तो ये थी कि देखिए हम ना 3 जगह पर एडवांस दे सकते हैं, 3 मुख्तलिफ सूरत हाल में, जिसमें से 2 में कैश अलाउड है और बाकी में कैश अलाउड नहीं। तो देखिए जो एडवांस का मामला है मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं कि देखिए अगर मैं एडवांस पैसे दे रहा हूं किसी चीज को खरीदने के लिए, तो पहली बात ये हो सकती है कि ये क्या हो सकती है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। ऐसी सूरत में मैं कैश दे सकता हूं, ऐसी सूरत में कैश दे सकता हूं। अच्छा, दूसरी सूरत यह हो सकती है कि कोई सर्विसेज है, मुझे सर्विसेज हासिल करने के लिए भी एडवांस कैश में दिया जा सकता है ना। लेकिन बात सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर सर्विसेज भी हैं और फिर उनका एग्जीक्यूशन भी है, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। अच्छा, तो ऐसी सूरत में आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपके पास एनटीएन है या नहीं है। अच्छा, अब देखिए इन दोनों सूरतों में आपको कैश अलाउड है और इस सूरत में अगर आप एनटीएन होल्डर हैं तो वही कंडीशन लगेगी कि आप चेक भी दे सकते हैं और आप क्या दे सकते हैं, कोई भी बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल यह है कि फर्ज कीजिए कि आपने सीए कर लिया, ठीक है जी, सीए कर लिया, घर वालों ने आपकी शादी कर ली, ठीक है, घर वालों ने आपकी शादी कर ली। अब यू गॉट मैरिड जी, अब आपकी वाइफ आ गई, वाइफ आके कहती जी घर में ना गर्मी पड़ी है, हमें तो एसी लगवा के, ठीक है जी। एसी वाला कहता है जी एसी आ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन आप हमें कुछ एडवांस दे दें। आपने कहा जी एसी सिर्फ सैमसंग का लगाना है, वो कहता है सैमसंग का एसी तो मंगवाना पड़ेगा, आप एडवांस, तो यू कैन गिव कैश। बाद में कहा कि जिससे आपकी शादी हुई ना वो पहले पड़ोसी की मंगेतर है, पड़ोसी ने केस कर दिया, वो कहता है मेरी मंगेतर वापस करो, कोर्ट में जा गए। अब आपको किसकी सर्विसेज लेनी पड़ गई, लॉयर की। यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं। तो यू कैन गिव कैश इन बोथ ऑफ केसेस। विच केस, दोनों में आप दे सकते, क्लियर। अच्छा, मसला किसमें पड़ेगा, जहां बेगम ने कहा आप घर बना के दो, मेगा होम। अब घर बनाने के लिए आपको मैप भी बनवाना है, उसका प्लान भी करवाना है और उसको कंस्ट्रक्ट भी करवाना है। तो ऐसी सूरत में कैश अलाउ नहीं है, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट बन गया ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। इसका मतलब है अगर आप फर्नीचर लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं, आप घर की कोई टेबल लेने जाते हैं, कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो आप एडवांस दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्योंकि फर्नीचर में ऑर्डर देना है, उसने बनना है, तो आप कैश दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आपने वकील के पास जाके सर्विसेज लेनी है तो एक कॉमन प्रैक्टिस है, उसको कुछ फीस देंगे तो वो आगे सोचना शुरू करेगा, वो कैश में आप दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस दोनों शामिल है, तो देन इसके अंदर सर्विसेज भी हैं और इसके अंदर प्रोजेक्ट भी शामिल है, सर्विसेज भी हैं और प्रोजेक्ट भी हैं। यहां कैश नहीं हो सकता, यहां क्या करना पड़ेगा,
यहां वही शराइत लगेंगी। अगर आप एनटीएन होल्डर हैं तो क्या करेंगे, चेक दे सकते हैं और बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। क्लियर जी? तो एडवांस में क्या सोचेंगे फिर? शाबाश, एडवांस में क्या सोचेंगे बताएं जरा थोड़ा मुझे। अगर फर्नीचर लेना है तो क्या करेंगे, कैश दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपने सर्विसेज लेनी है तो कैश ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें सर्विसेज एंड एग्जीक्यूशन है तो फिर वही कंडीशन लगेगी। कौन सी यार? इसको लिख लेते, कॉपी पेंसिल निकाल, इसको लिख लेते, फिर ये याद हो जाए। बेटा ये चैप्टर अभी चल रहा है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और बिल्कुल हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये बिल्कुल एंड पे चल रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल लास्ट पे है। हम आज ही नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी को 5-7 मिनट 10 मिनट तक कर लेंगे, ठीक है? देखिए वैसे तो हम हैं इस वक्त 7th चैप्टर पे हैं। जब एक बंदा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है तो उसको पैसा मिलेगा कैसे? एट वंस मैच्योरिटी पे। वो इकट्ठा टैक्स देगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो वो क्या करता है, वो कमिश्नर को एक नोटिस दे देता है, और नोटिस देने के बाद वो टैक्स किस तरह पे करता है? रिलेटेड ईयर्स में। और जब वो रिलेटेड ईयर्स में पे करता है तो टैक्स बढ़ जाता है सालों में, और फिर अमाउंट कम होके टैक्स मुख्तसर हो जाता है। क्लियर जी? ये इसका क्या है, तरीकाकार है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब दो चीजें और करें, मुकम्मल करते हैं इसको। कहता है ए टैक्स शेल बी इम्पोज 15% ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी हु रिसीव प्रॉफिट ऑन द डेट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। पर्सन से मुराद है फ्रॉम बैंक, गवर्नमेंट, नेशनल सेविंग स्कीम। डिपॉजिट सर्टिफिकेट नहीं, सेविंग स्कीम। अगर आप किसी अकाउंट में पैसा रखते हैं और वहां से आपको सूद मिलता है तो स्टेट में उस पर कितना टैक्स लगेगा? 15%। 15%, और उसी वक्त लगेगा जिस वक्त आपको पेमेंट की जा रही होगी। तो 15% लगेगा, लेकिन ये कहां तक लगेगा? 5 मिलियन तक। 5 मिलियन तक। तो कहता है टैक्स शेल बी कंप्यूटेड अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू ग्रॉस अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जो ग्रॉस अमाउंट प्रॉफिट मिलेगी उससे कितना टैक्स काटेंगे? 15%। इसका मतलब है जब आप बैंक स्टेटमेंट देखते होंगे अपने अब्बू की, तो अक्सर औकात ऐसा होता होगा, एक अमाउंट आई होगी उसमें, आप पूछें ये अमाउंट क्या है, उसके ऊपर लिखा होगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किस चीज का आया? जो पैसे पड़े हुए। अच्छा, उसके साथ ही अगली एंट्री क्या होगी? 15% डिडक्शन हुई होगी। वो किस चीज की होगी? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट्स। वो उन्होंने माइनस की होगी, और वो उसके ऊपर क्या किया होगा उन्होंने? कंप्यूटेड टू अप्लाइंग द रेट टू द ग्रॉस अमाउंट। जो ग्रॉस अमाउंट होगी उस पर लगा होगा। और ये चलेगा कब तक? कहता है दिस सेक्शन शेल नॉट बी अप्लाई टू प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम कौन सी? एग्जेम्प्ट। अच्छा, एग्जेम्प्ट भी होते हैं? हाँ जी, ऐसा भी होता है। बाद ऐसी स्कीम है जिसमें वो कहते हैं पैसा लगाएंगे तो हम उसके ऊपर कोई आपसे टैक्स नहीं लेंगे, जैसे ओल्ड एज पेंशन वगैरह के डिपॉजिट्स हैं, बाकी डिपॉजिट, उसके ऊपर क्या है, वो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर टैक्स आपसे एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर विद होल्डिंग अगेंस्ट द डिडक्शन आपका हो जाए कितना? 5 मिलियन से ज्यादा, तो फिर हम टैक्स नहीं काटेंगे। फिर हम इसको किस में डाल देंगे? देन विद होल्डिंग अगेंस्ट द टैक्स इज ग्रॉस अमाउंट एट द पर्सन इफ द प्रॉफिट ऑन द डेट एक्सीड कितना? 15 मिलियन। तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम। फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्यों जाएगा? क्योंकि इतनी ज्यादा अमाउंट है कि हम अगर 15% लें तो हमें कम मिलेगा, तो अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम में लगाए तो हम उससे टैक्स ज्यादा ले लेंगे। क्लियर जी? तो लिख लीजिए एक नया पॉइंट, प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम debt, profit received from debt, holding by banks is 15%. कितना होगा? is 15% on gross amount. 15% on gross amount.
and if it is increased up to 5 million, if it is increased into 5 million, अगर ये 5 मिलियन से ज्यादा हो जाए, then it is treated in NTR, ठीक है जी। तो ये मैंने उसको उतना को कर दिया कि पेपर में अगर आता है तो आपके लिए इतना जानना काफी है। अच्छा, ये जो अगला है ना, ये सारा वही है क्या कि जो डिडक्शन दूसरे हेड में हो चुकी हैं वो यहां अलाउ, ये कॉमन लॉ है, हर जगह होता है। क्लियर जी? यहां पे आगे चैप्टर क्लोज जी। प्रॉफिट 5 मिलियन से ज्यादा आ रहा है, ठीक है जी बेटे। तो जो डिडक्शन दूसरे में हो रही है यहां पे एग्जेम्प्टेड। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको इतना